नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल में आज बड़ा झटका, बड़ा ड्रामा और बड़ी बेचैनी तीनों एक साथ देखने को मिले। चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार की गाड़ी फिर पटरी से उतर गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। मतलब साफ है, अब चुनाव से पहले RJD का पूरा खेल बिगड़ चुका है। तो वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक ना होना भी तेजस्वी कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहा है। दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, पर संतुष्टि किसी भी दल में नहीं है। इधर प्रशांत किशोर ने भी मैदान में अपनी चाल चल दी है। जनसुराज से 65 नए उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। जनशक्ति जनता दल ने भी 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और महुआ से ही तेज प्रताप यादव मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा सियासी ट्विस्ट पाला बदल का। बिहार में अब नेता दल बदल रहे हैं। RJD कांग्रेस में नेता विद्रोही हो रहे हैं। साथ ही आज कई बड़े चेहरे और दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए। आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त सुजीत कुमार ने VRS लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी अब ईमानदार अफसर भी समझ गए हैं कि बदलाव का रास्ता मोदी के साथ। तो चुनाव को लेकर क्या चल रहा है बिहार में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीट शेयरिंग, दल बदल, बहुत सारी खबरें तो आई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सुबह से यही हो रही है कि क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। देखिए, मैं पिछले 1-2 महीने से मैं देख रहा हूं कि जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो तेजस्वी यादव बड़े ही एग्रेसिव तरीके से, और 4-5 घटनाएं ऐसे हुई, ऐसा लगा कि नीतीश कुमार बड़े वीक साबित होंगे। इस बार चुनाव बड़ा मजबूत होने वाला है, बहुत धाकड़ चुनाव होगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहे थे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठ रहे थे, गवर्नेंस को लेकर के सवाल उठ रहा था, तमाम तरह के भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें बिल्कुल उलट होती चली गई। और पिछले 1 महीने से महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक भी अच्छी खबर नहीं आई, एक भी अच्छा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि भाई कि महागठबंधन का कैंपेन जो है ऊपर चढ़ रहा है। जब भी कोई खबर आती है, फूट की, टूट की, कुछ घाटे की, कुछ पंगा, क्या नेता भाग गया तो ये रूठ गया तो वो डिप्टी CM, मतलब ये कि कहाँ आपको एक नैरेटिव क्रिएट करना था कि आप बेहतर सरकार दे सकते हैं, वो तो हुआ ही नहीं। आपस की कलह की खबरें, लेकिन आज तो गजब हो गया। अब लोग तो यही कहेंगे कि बाप बेटा सब एक जैसा ही है। जिस इमेज से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो आज मुहर लग गया कोर्ट के द्वारा। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी ये काम कर रही है। एक घोटाला में सीधे सीधे आरोपी बन जाना, वो भी चुनाव से ठीक पहले, ये ऐसा नुकसान है जो पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव को एक न सिर्फ उनके इमेज को पीछे लेकर के जाएगा, बल्कि विपक्ष को, जो उनके चैलेंजर्स हैं, जो BJP, JDU, इनके नेताओं के पास एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। वाकई तो एक घोटाले में आरोपी का मुहर लग जाना, ठप्पा लग जाना, तेजस्वी यादव के करियर में, उनके इमेज में कितना बड़ा डेंट होगा चुनाव से ठीक पहले। ये बहुत बड़ा डेंट होगा। अब देखिए, IRCTC का ये जो घोटाला है, ये देखिए, जब 2004 से 9 के बीच में, जब लालू प्रसाद यादव वहाँ पे रेल मंत्री थे मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में, ये दोनों मामले, लैंड फॉर जॉब और IRCTC, दोनों उसी वक्त का है। अब सोचने की बात यह है कि ये जब केंद्र में थे, मैं इसको आगे चल के देखना चाहता हूँ, जब वहाँ पे 5 साल थे तो ये उन्होंने सबसे ज़मीनें ले ली, चाहे रेलवे में नौकरी देने के नाम पे, या जो IRCTC का जो मामला है, जहाँ पे IRCTC के होटल को मेंटेन करने के लिए जो टेंडर निकला, उसमें धांधली हुई और सबों से उन्होंने ज़मीन ली, पटना में ज़मीन ली। उससे पहले जब रेलवे में नौकरी दी तब ज़मीन ली। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, जब 15 साल तक लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस वक्त जो उन्होंने नौकरियां दी उसमें कितना जमीन लिया। आज की तारीख में जो जनता दल कहती है कि पटना के आसपास उनका 43 बीघा जमीन है, 43 बीघा 12 कट्ठा 6 धूर, वो जोड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये तो सिर्फ
हम लोग बात कर रहे हैं 5 साल की, जब वो रेल मंत्री थे। इस 15 साल में उन लोगों ने क्या घोटाला किया होगा। और ये जो तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि भाई ये चुनाव का वक्त आ गया है तो हमको परेशान किया जा रहा है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि, अच्छा सोचिए जब चारा घोटाला हुआ था उस वक्त तो उनकी सरकार थी, राज्य में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। और ये ध्यान रखिए, जब ये पहली सरकार बनी थी यूपीए की, और जब 2009 का चुनाव हो रहा था तो मुझे अभी तक याद है प्रणब मुखर्जी ने इशारा कर दिया था कि अगली बार इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। और आप ध्यान रखिए यूपीए 2 में लालू यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, क्योंकि इस घोटाले की आवाज वहां हर किसी के पास पहुंच रही थी। तो ये नहीं कह सकते कि इनको परेशान किया जा रहा है। और ये जो कह रहे थे ना, तेजस्वी यादव एक मुद्दा बना रहे थे करप्शन को इस चुनाव में, अब ये इतनी बुरी तरह से इसमें फंसे हैं कि अब करप्शन को तो मुद्दा बना ही नहीं सकते। और जहां तक उनके जेल जाने की बात है, अब जेल वो जाए या ना जाए, क्योंकि अब तो आरोप तय हो गए हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने पे बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि अब उनको मुख्यमंत्री पद के लिए सपोर्ट करें। तो कुल मिलाकर के आज जो डेवलपमेंट हुआ है, उसे तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत कमजोर हुई है। और बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब चुनावी रैलियां होंगी तो ये मुद्दा बनेगा। इस आरोप पर बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता प्रहार करेंगे। अमित शाह का भी दौरा का जो शेड्यूल है वो सामने आ गया है। लेकिन सर, लिस्ट पे लिस्ट सामने आ रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या तेज प्रताप हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि अभी तक लिस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाया? भाई सीट के नंबर पे भी तय हो जाए तब तो। हाँ। अब 48 घंटे से तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हुए थे, राहुल गांधी से मुलाकात ही नहीं हुई। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी आए हुए थे, उन्होंने अपनी अलग बैठक की। पटना से चले थे तो वो कहते कि भाई बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर में, वहाँ से स्वस्थ होकर के लौटेगा महागठबंधन, और बिना मीटिंग किए भी वो भी वापस पटना चले गए। हर पार्टी अपना अपना सिंबल जो है वो ऑलरेडी बांटना शुरू कर चुकी है, और महागठबंधन में कंफ्यूजन है। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि आज जो है एक एमपी, 2 एमएलए और सुजीत कुमार जो एक प्रधान कमिश्नर इनकम टैक्स के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो माहौल जश्न का लग रहा है, और दूसरी तरफ आपस में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है इन लोगों का, ये मुझे लगता है कि लास्ट तक जाते जाते हर पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू तो तेजस्वी ने कहा कि 1-2 दिनों में फाइनल हो जाएगा। क्या फैसला हो गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है, या कहीं पेच फंसा हुआ है? भाई अगर फैसला हो गया है तो उसको अनाउंस करने में क्या दिक्कत है? भाई आपकी राहुल गांधी से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको लगता है तेजस्वी यादव को कि वो बिहार के जो कांग्रेस के लीडर है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो राहुल गांधी सॉल्व कर सकते, और राहुल गांधी वो है जो उनको टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन का दिख रहा है, वो तो बिल्कुल साफ है। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है महागठबंधन में? महागठबंधन में बहुत बड़ी समस्या है। देखिए अभी जो खबर आ रही है कि घोसी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से सीपीआई-एमएल ने कह दिया कि हमारा कैंडिडेट फाइल करेगा, क्योंकि रामबली यादव वहां से सिटिंग एमएलए हैं और वो सीट छोड़ना नहीं चाह रही है। और अभी जगदीश शर्मा जो भूमिहारों के बड़े नेता हैं, आज का जो भूमिहार आउटरीच है, तो उनको उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाया, और उनका जो बेटा है राहुल शर्मा उसको टिकट देने की तैयारी थी। प्रॉब्लम क्या है कि सीपीआई-एमएल ने कह दिया कि भाई रामबली यादव हैं, वही हमारे कैंडिडेट वहां पे होंगे। तो ये जो भी आपने कहा ना कि वो तेजस्वी जो कह रहे हैं या सब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, जल्दी अनाउंसमेंट हो गया, ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने चीज़ों को इतना खींच दिया है। अब आप मुकेश सहनी की स्थिति देखिए, मुकेश सहनी ने इतनी लंबी चौड़ी सीटें मांग दी हैं, यहाँ पे है ही नहीं। अब उनके लिए फेस सेविंग का भी फॉर्मूला नहीं है। जो 18-20 सीटें उनको दी जा रही हैं, वो अपने कैडर को क्या समझाएंगे? तो डिप्टी सीएम बनने का सपना और देख रहे हैं। डिप्टी सीएम मतलब बताइए, संविधान में डिप्टी सीएम जैसे पोजीशन की कोई जगह ही नहीं है, ठीक। और सीएम डिक्लेयर नहीं हुआ पहले, अच्छा कितना ऑड लगेगा कि सीएम का चेहरा नहीं होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा ये बता दिया जाए। तो इन लोगों ने चीजों को इतना स्ट्रेच कर दिया है कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और देखिए बीजेपी एनडीए में क्या क्या है कि 100 सीटें दोनों को मिल गई, ठीक है। इनके साथ क्या है 130-140 से नीचे आरजेडी नहीं जाना चाहती। कांग्रेस के सामने ईगो हो गई है कि 70 सीट नहीं तो 60 सीट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 200 सीट ऐसे भी हो गई। उसके बाद माले है, अच्छा देखिए माले एक पार्टी है जिसका अपना जनाधार है, खास करके वो जो शाहबाद का जो एरिया है उसमें काफी उनका जनाधार है, वो नीचे जा नहीं सकती। और वो एक ऐसी पार्टी, उसने तो कह दिया कि घोषी तो हम लड़ेंगे, चाहे जो करना है कर लो। तो उनके सामने इन सीटों को मैनेज करना, और मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती करके अगर ये लोग कोई फॉर्मूला निकालेंगे भी तो असंतोष बहुत होगा, और ये कोहेसिव फोर्स के रूप में ये महागठबंधन नहीं लड़ पाएगा।
क्योंकि जिस तरह के नंबर्स की मांग हर कोई कर रहा है, या तो फिर आरजेडी कहे कि हम भी 100 सीट लड़ेंगे, है ना, वो बिल्कुल नीचे आ जाए, जो आरजेडी करेगी नहीं, तेजस्वी का होगा क्या? तो महागठ, अच्छा अभी तो अब हम लोग भूल रहे हैं, इसमें हेमंत सोरेन भी शामिल है, क्योंकि झारखंड में उन्होंने 6 सीट दिया था आरजेडी को, तो वो कह रहे हैं हमें भी तो 2-3 दो। और ये पशुपति कुमार पारस हैं, उनको भी 1-2 सीट चाहिए। तो ये पूरी तरह से देखिए, होता क्या है कि एक तो लीडरशिप का विश्वास होता है। इंडिया में क्या हुआ, वहां भी चीजें कुछ मुश्किल चल रही थी, वहां एक अमित शाह है जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल है, सब कोई उनके पास गए, रात में बैठे, कोई लोगों ने मान लिया। अब इस स्टेचर का कोई व्यक्ति इधर महागठबंधन में है नहीं जो सबको स्वीकार हो, यहाँ हर कोई अपनी डफली बजा रहा है। मुकेश सहनी जैसा व्यक्ति जो कभी अपना चुनाव नहीं जीत पाया, उनको डिप्टी सीएम बनना है, 60 सीट चाहिए, तो इसलिए महागठबंधन में अफरा तफरी है। वो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो बस एंटी मोदी और एंटी बीजेपी स्टैंड पे उन्होंने गठबंधन बनाया है। ऐसे गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चल सकते और उनके बीच में सामंजस्य की कमी तो हमेशा रहेगी, और वही अभी आपको दिख रहा है बिहार में। बिल्कुल सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम मुकेश सहनी और तेजस्वी पे चर्चा कर रहे हैं, तो पीएम मोदी से की मां से जुड़ा जो मसला था उस पे कोर्ट ने समन कर दिया है, ये भी एक बड़ा झटका तेजस्वी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जो सीटें मांग रहा है, वो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे वो सिंबल बांटना भी उसने शुरू कर दिया है। अपने भाई को, अपनी बीबी को 3 सीट जो है वो उसका परिवार लड़ेगा, एक उसकी पत्नी भी लड़ेगी, उसका भाई भी लड़ेगा, वो खुद भी लड़ेगा। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से महागठबंधन में तैयारी चल रही है। लेकिन आपने बहुत सही याद दिलाया कि एक बहुत बड़ा झटका, एक अपने आप में बड़ा मुद्दा हो गया है कि शेखपुरा की कोर्ट ने समन कर दिया है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को कि प्रधानमंत्री मोदी को की मां को जो है जो गालियां दी गई। अब ये मसला और भी बड़ा पॉलिटिकली सरचार्ज करने वाला है। रीज़न मैं आपको बताऊं, मैं बिहार में था तो ये महिलाओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा हुआ था, भाई कि राजनीति करनी, राजनीति कीजिए, किसी की मां को गाली देने का क्या मतलब है। और बिहार में इस तरह की गालियां वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जितनी भी खबरें आ रही है वो महागठबंधन के लिए बुरी ही साबित हो रही है, चाहे कोर्ट से आए, चाहे वो गठबंधन से आए, चाहे वो आपस के मनमुटाव, आपस की मीटिंग को लेकर के आए, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है महागठबंधन में, ये तो कहा जा सकता है। तो अब तक तो ये बस मुद्दा था, बयानबाजी हो रही थी, लेकिन मसला कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट ने समन भी कर दिया है, तो ये कैसे मुसीबत बढ़ा रहा है? देखिए, मुसीबत तो खैर बढ़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो हार की हताशा है ना, वही है और कुछ नहीं है। और माँ पे अटैक करना, देखिए हमारी संस्कृति में इससे नीच और घटिया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे, अभी मैं देख रहा था रागिनी नायक का एक ट्वीट, आपने देखा है? प्रधानमंत्री के दांतों के चेहरा लेकर के और कह रही है कि तंबाकू खाने से चेहरा चमक। भाई किस लेवल पर डिस्कोर्स को ले जा रहे हो? अब कोई अगर रागिनी नायक एक महिला है, अगर उनके चेहरे को लेकर के कोई कमेंट कर दे तो सोचिए कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री, आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि प्रधानमंत्री के दांतों को लेकर के कोई टिप्पणी हुई हो। तो आप समझिए ये लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को उस लेवल पे ले जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को अटैक करने के लिए इनके पास मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो इसे व्यक्तिगत रूप से आप जो भी लांछन लगा दीजिए, लेकिन जान लीजिए जनता में इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा और इन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक माँ जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं और उनके बारे में ऐसी घटिया बात कहते हो, मतलब तुम अपने घर में अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हो। जो दूसरे की माँ को वही अटैक करेगा जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता हो। और कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके बारे में क्या कहा जाए, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट में मामला गया है और देखिए समस्या क्या है, राहुल गांधी भी कैसे व्यक्ति हैं भाई, तो जाके माफी मांग लेगा ये आदमी। इन लोगों को तो आदत पड़ी हुई है, जाके हाथ जोड़ लेंगे कि ठीक है सर अगली बार वही काम करेंगे। नहीं, कोर्ट में माफी मांग लेंगे, ऐसे माफी नहीं मांगते। अगर वो मांग लिया होता कि भाई ये हमारे कार्यकर्ता से गलती हो गई, इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए, तो मामला वहीं पे ख़त्म हो गया होता। इन लोगों को जब तक ये जेल जाने का डर नहीं होता तब तक ये जो है, ये लोग माफी मांगने को जो है वो सही नहीं मानते। क्या लगता है कि जनता राफेल में जैसे माफी मांगा जा करके ना कोर्ट में, जब कोर्ट में हरका आया, पब्लिक में नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट से तो उनको डर है, माफी मांग लेंगे, लेकिन अगली बार फिर से वही गलती करेंगे। समस्या ये है इनके साथ, तो क्योंकि इनके पास अब स्वाभिमान वो रहा नहीं, उनको लगता है अटैक करने के लिए बस यही एक मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दे उठाओ, माँ को अटैक करो।
तो अगर कोई ऐसी मानसिकता है तो उसका आप क्या करेंगे? लेकिन लगता तो नहीं है कि जनता इस बार माफ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महागठबंधन में अफरा तफरी का आलम है, कांग्रेस रूठी है, आरजेडी अकड़ी है और लेफ्ट सोच में पड़ी है कि आखिर जाए तो जाए कहां। और लालू परिवार के सिर पर अब घोटाले की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है वो लालू परिवार को सोने नहीं देगा। तेजस्वी का पूरा चुनाव अब सवालों के घेरे में आ गया है और एनडीए हर दिन मजबूती से उभर रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।